अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कोरोना वबा में मुब्तला होने के बायस ये प्रोग्राम मैं घर से कर रही हूँ। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोहरी शहरियत केस में तरीके इंसाफ के सेनेटर और साबिक वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि फैसल वाडा ने बतौर वजीर और मेंबर पार्लियामेंट जो तनख्वाहें और मुराद हासिल की हैं वो भी 2 माह के अंदर वापस करें। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वाडा ने 10 मार्च को बतौर मेंबर कौमी असेंबली सेनेट के इंतखाबात के लिए वोट डाला, वो गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। और 2018 के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त फैसल वाडा ने जो झूठा बयान हल्फी जमा करवाया था, इलेक्शन कमीशन ने आइन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको इसी वजह से नाअहल करार दिया है और वो अब कभी भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे एज थिंग्स स्टैंड टुडे। फैसल वाडा पर इल्जाम था कि उन्होंने 11 जून 2018 को इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराए जिसमें उन्होंने दोहरी शहरियत जाहिर नहीं की। फैसल वाडा के कागजात 18 जून 2018 को मंजूर हुए जबकि उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने के लिए दरख्वास्त 22 जून 2018 को जमा करवाई। इस हवाले से भी बात करेंगे और चूंकि आज बलूचिस्तान से हमारा पैनल है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ है तहरीके इंसाफ के रियाज पतियाना साहब जो कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हमारे साथ हैं सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब जो सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के मेंबर हैं, वो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। और जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे कामरान मुर्तजा साहब जो JUIFA की रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील भी हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ रियाज पतियाना साहब। अब जबकि फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, सेनेट की सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, हतमी फैसला क्या हुआ है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे? ये उनका आईनी और कानूनी हक है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को वो चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर हतमी फैसला नहीं करती उस वक्त तक वो सेनेट की सीट पे बरकरार रहेंगे। और जहां तक उनके सुनहली का ताल्लुक है या बयान अल्फी का, तो ऑब्वियसली इस पे तो वही तबसरा कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो उन्होंने क्यों बयान अल्फी दिया था। लेकिन इससे ये होगा कि अगर ऐसा अमल दरामद हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका PTA को नुकसान ये होगा कि एक सीट उनकी सेनेट में कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि देखना चाहिए कि अगर कोई भी उम्मीदवार आता है हमारे सामने, वो कौमी असम्बली का हो, MPA या MNA या सेनेट का, तो हमें खुद भी उसका जायजा लेना चाहिए, उसके कागजात का और बाकी चीज़ों का। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है हमारी पार्टी में इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों के चुनाव का फैसला करते वक्त। मगर आप ये जो एक फैसला हुआ है 62(1)(f) के तहत क्या इसका खैर मकदम करते हैं? चूंकि इसी बुनियाद के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल करार दिया गया था पोलाइज। जी, इस पे मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इससे पहले नाअहल हो चुके हैं और उनके बारे में यही तासर और कानून की तशरीह की गई है कि वो ताहयात नाअहल हैं। और इस पे आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक केस भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो एक अलग इशू है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे एक लंबी डिबेट होगी कि जिंदगी भर के लिए नाअहल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी तक तो नाअहल ही समझा जाएगा जिनको सुप्रीम कोर्ट पहले साबिक़ा फैसलों में कर चुकी है। और दूसरा ये कि आइन भी इसमें काफी वाज़ेह चीज सोच रखता है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हुकूमत का दबाव नहीं है। और यही हम कहते चले आए हैं कि पाकिस्तान के इस मौजूदा दौर में नैब, FIA, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सभी इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार और बाख्तियार हैं और हम किसी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं कर रहे। और ये जमहूरियत का हुस्न भी है, खूबसूरती भी है और हुकूमत के हक में चीज बच जाती है। मगर चूंकि आप रहे हैं एक पुराने रुकन कौमी असेंबली रहे हैं, आप जीरक सियासतदान हैं, ये जो एक नया सिलसिला चला है और हमने देखा है कि अदालतों के अंदर हाल ही में 62(1)(f) के तहत ये कहा गया, एक 3 रुकनी बेंच ने उन्होंने कहा कि जी अगर आपको कोई इसके अंदर मॉनेटरी फायदा नहीं हुआ या कि आपने जानबूझ के अपनी कोई बात नहीं छुपाई तो फिर इसके अंदर जिंदगी भर के लिए नाअहली जो है
وہ نہیں ہوتی. تو چونکہ آپ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں, بالخصوص آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ صحیح اس پہ میرا خیال ہے کہ آئین میں کوئی واضح کلیئر کٹ لائن نہیں ہے, اور جب آئین میں کوئی چیز بات واضح نہ ہو تو اس کو انٹرپریٹ کرنا عدالتوں کا کام ہے, ان کا اختیار بھی ہے, ان کی ذمہ داری بھی ہے. تو پارلیمنٹ تو قانون بناتی ہے, آئین بھی بنایا, قانون بھی بنایا, رولز آف پروسیجر کنڈکٹ آف بزنس بھی ہوئے, پالیسیز بھی بنتی ہیں, لیکن چونکہ اس پہ ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے, جب تک اس میں ریویو پٹیشن باقاعدہ دائر نہ ہو, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ریویو پٹیشن بھی فائل ہوئی تھی, وہ بھی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی, تو وہ پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے لیے کوئی یا تو فل کورٹ بینچ بیٹھے, پورے 17 ججز بیٹھیں تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ریویو پٹیشن ڈسپوز آف ہونے کے بعد پھر نئے سرے سے ریویو پٹیشن فائل کرنا اس کافی ابہام ہے اس میں, اور بہت کم روایات اور مثالیں موجود ہیں کہ ریویو پٹیشن خارج ہونے کے بعد پھر نئی ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہو. جی سرفراز بگٹی صاحب, اس کا براہ راست اثر تو سینٹ کے اندر پڑے گا. آپ سینٹ کے اندر اس وقت موجود ہیں, ایک آپ کے جو اتحادی ہیں حکمراں جماعت کے وہ کم ہو جائیں گے, تو ابھی جو جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا اس کے اوپر بھی ووٹنگ ہوئی, اس کے اندر ایک ووٹ سے جو ہے حکومت جیتی ہے, مگر جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے, فیصل واڈا صاحب نے جو بھی ووٹ دیے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہو جائیں گے. تو اس کا براہ راست اثر کیا ہوگا جو فیصلے کیے گئے ہیں سینٹ کے اندر, اور خاص طور پہ جو جن کے اندر فیصل واڈا صاحب نے ووٹ ڈالا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا, فرسٹ آف آل تو ہماری دعا ہے کہ آپ دوبارہ اسٹوڈیو میں آئیں اور ٹھیک ٹھاک ہو کے شو کریں, اللہ آپ کو صحت دے. اس کے بعد دیکھیں, ایک تو پہلے یہ جو آرٹیکل ہے یہ خود بڑا کنٹروورشل ہے اور اس میں بڑی ڈبیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس پہ اکراس دا بورڈ ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا صرف یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے یا پولیٹیشنز کے لیے ہے یا یہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. اب جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی بات ہے, وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم ظاہر ہے ان کی کمی محسوس کریں گے, لیکن ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا اطلاق فوراً ہو جائے گا, بیکاز انہوں نے تو بہت سارے, اور پھر اس کا اطلاق کیسے ممکن ہوگا, بیکاز بہت سارے بلز پہ انہوں نے ووٹنگ کی ہوئی ہے, چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز میں انہوں نے ووٹ کیا ہوا ہے, سو اینڈ سو آن. تو اس پر تو بہت پھر گہرائی میں جانا پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ جو ہائر فورمز ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ان کے پاس اویلیبل ہیں, وہ ریلیف ضرور دیں گی. اچھا, ایک اور مسئلہ آپ کا حکومت کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ فیڈرل کیبنٹ کے اندر زیادہ شیئر چاہتے ہیں. اس وقت آپ کی ایک منسٹری ہے, آپ ایک منسٹری سے زیادہ چاہتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. تو آپ کی کوئی کسی نے آپ کو اپوزیشن سے اپروچ کیا ہے کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں, باپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ ایک نیچرل سا ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, جب آپ پاور شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک وش لسٹ ضرور ہوتی ہے کہ آپ فیڈرل کیبنٹ میں اپنے لوگوں کی زیادہ نمائندگی کریں. لیکن اس بنیاد پہ نہ ہمارا اتحاد ہوا تھا اور نہ اس بنیاد پہ ہمارا اتحاد ٹوٹے گا. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا, اور یہ جو ناراضگی کا اظہار ہے یہ بھی ڈرائنگ روم میں ہے, یہ پبلک میں نہیں ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں, تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اختلافات نہیں ہے, اور یہ جو خبریں چھپی کہ جو آپ ایک سے زیادہ وزارت چاہتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے, جب آپ کولیجن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ میکسیمم گورنمنٹ سے, جو میجر آپ کا اتحادی ہوتا ہے, آپ اس سے زیادہ شیئر لینے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کیبنٹ کی صورت میں. دیکھیں, ہمیں تو اتنا oblige کیا ہوا ہے کہ چیئرمین سینٹ پچھلے 4 سال سے ہمارے پاس ہیں, اور یہ بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, اور یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ضرور ریزرویشن ہوگی, لیکن وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پبلک نہیں ہوگی, پبلک ہونی
भी नहीं चाहिए, और वो इतनी सीरियस लेवल की नहीं है कि आप अपना इत्तेहाद खत्म कर दें पीटीआई के साथ। जरूर हम उनसे नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे, बार बार करेंगे। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है और इखलाकी हक है कि हम मैक्सिमम शेयर ले सकें ताकि बलूचिस्तान की कैबिनेट में, और फेडरल कैबिनेट में बलूचिस्तान की ज्यादा नुमाइंदगी हो। अच्छा, इसके पर पटियाला साहब से पूछती हूँ। पटियाला साहब, देखिए, दो सूरत हाल है जिसके अंदर आप समझें कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। एक तो ये कि आपके इत्तेहादी जो है दूसरी तरफ चले जाएं, दूसरा ये कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन के सामने आए, जिसके बारे में बात भी की जा रही है। क्योंकि आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरपर्सन हैं, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो हुकूमत क्या करेगी, किस पोजीशन में होगी? इसलिए चूंकि इट्स नॉट अनइमेजिनेबल कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। खुद नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर आपके रुकन कौमी असेंबली ने उठ के तकरीरें की हैं, कहा है कि जी महंगाई की वजह से अब हम इलेक्शंस के अंदर उस तरीके से नहीं जा सकेंगे। देखें, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में या असेंबली के फ्लोर पर इख्तलाफ करना या मीडिया पे कोई बात करना, इसका ये नहीं मतलब कि कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है। तो ये एक तरह से जमहूरी हुस्न होता है। आपने देखा होगा बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन में बाज का तो लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी की अलग अलग अपोजिशन हुकूमत होती है और वो वोट एक दूसरे को डाल रहे होते हैं। जब वो समझते हैं कि अमेरिका में चले जाएं तो वहां भी अपना रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो हैं बाज का तो उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन दूसरी जमात को वोट डाल रहे होते हैं। तो ऐसा वो वोटों की तक जाने से कोई खुदा न खास्ता वहां कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे मुल्क में होता है कि दाएं बाएं की तकरीर भी कर ले तो सारे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि काफी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि अदम एतमाद होगा, पिछले 2-3 साल से तो हम यही सुन रहे हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब भी कोई हुकूमत बनती है तो डे फर्स्ट अपोजिशन ये कहना शुरू कर देती बस ये 1 साल बाद जा रहे हैं, अब 1.5 साल बाद, अब 2 साल बाद, अब 2.5 साल बाद। ये चलता रहता है सिलसिला। मकसद ये होता है कि उनके अपने कारकुन जो मायूस होकर उनको छोड़ना चाह रहे होते हैं वो इंतजार में फिर बैठ जाते हैं कि शायद अब उनकी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है। तो ये एक तरीके से अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए होता है। ऐसा सच मेरे इल्म में नहीं है, ना कोई ऐसा ख्याल है कि सरेदस्त कोई सीरियस मूव कहीं की जा रही हो। मगर सत्याना साहब, आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो बाकायदा टेलीविजन के ऊपर आके कह रहे हैं कि अगर उनकी लॉयल्टी है तो वो रियासत के साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। कामिल अली आगा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें क्या कहा पहले आपको सुना देते। हमारा मौक़िफ़ जो है बड़े वाज़ेह है और मैं हमेशा ये बात को पहली दफा नहीं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम इमरान खान के इत्तेहादी नहीं हैं, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। और हमारी जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से सबसे मौक़िफ़ क़यादत और जमात है जिसके ऊपर रियासत एतमाद करती है। और हम रियासत के एक ऐसे साथी हैं जो हर अच्छे बुरे वक्त में रियासत के हमायती और साथी रहे हैं और उसके इत्तेहादी रहे हैं और रहेंगे। तो जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा वादा भी रियासत के साथ है, इमरान खान के साथ तो हमारा कोई वादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी लॉयल्टी स्टेट के साथ है, रियासत के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। बिलखसूस उन्होंने ये कहा है सिकाज बुक्की साहब। देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि कामिल अली आगा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन सब ने एक ओथ लिया है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो सबकी लॉयल्टी है। उस लॉयल्टी को ना कोई शक कर सकता है और ना किसी को शक करना चाहिए। अब हम विद इन स्टेट हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, पीएमएलक्यू की अपनी पॉलिटिक्स है। अब कामिल अली आगा साहब भी बेहतर कमेंट कर सकते हैं। का मायना ये होता है एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। रियासत जो है वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, रियासत पार्लियामेंट है, रियासत मीडिया है, रियासत जुडिशरी है, रियासत सिविल सोसाइटी है। रियासत जो है वो सिर्फ अगर हम एस्टैब्लिशमेंट तक इसको महदूद कर दे तो दिस विल बी फैटल फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट सबकी है, उसमें सिर्फ उसको लेबल कर देना किसी खास एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारी सिविल एस्टैब्लिशमेंट है, मैं नहीं समझता कि उनके साथ उसको लेबल मुनासिब बात है। रियासत का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है और इशारा
जो है वो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही है, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि जी हमारी जो लॉयल्टी है वो पीटीआई के साथ नहीं है। जब वो कहते हैं कि जी लॉयल्टी पीटीआई के साथ नहीं है, तो क्या आप बाप पार्टी भी यही बात समझते हैं कि जी लॉयल्टी पीटीआई के साथ नहीं है? अगर हालात इससे बदतर हो जाए, इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाए, तो शायद आपके लिए इनके साथ चलना मुश्किल हो जाए। Is there a thinking like that in BAP? Not at all जी, फिलहाल तो ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी मीटिंग हुई है। और देखें, जब हम पीटीआई के साथ इत्तेहादी हैं, हम पॉलिटिक्स में देखें, डोर ऑफ डायलॉग इज ऑलवेज ओपन। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही मोहर लगा दें, हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच है। लेकिन बायक इस वक्त हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं, हम उनके साथ इत्तेहाद में कंफर्टेबल हैं। हम जरूर ये चैलेंजेस देख रहे हैं, इन्फ्लेशन का मसला है, महंगाई का मसला है, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सो एंड सो ऑन। ये सारे जो इश्यूज हैं ये हर हुकूमत में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली हुकूमत है जिसमें हुए हैं और इसके बाद नहीं होंगे। तो मसाइल जरूर हैं, और ये नहीं हो सकता कि मसाइल पर डिस्कशन भी होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके साथ लॉयल नहीं है। जब तक हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ लॉयल हैं। अच्छा, चलिए इस पे एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उसके ऊपर नजर डालेंगे। कैसे हाल ही के अंदर हमने देखा है कि फिर से हमले होने शुरू हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, और इनको कबूल जो है वो बलोच कौम परस्त बल्कि अलहदगी पसंद जमातें कर रही हैं। इसके ऊपर हम नजर डालेंगे। सरफराज बुख्ती साहब, फतियाना साहब दोनों हमारे साथ मौजूद है। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ रियाज फतियाना साहब, सरफराज बुख्ती साहब, कामरान मुर्तजा साहब तीनों मौजूद है। तीनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और हमने देखा है कि हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर कितना दहशतगर्द हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं, और फिर से बात हो रही है अलहदगी पसंद बलोचों की। ये एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। इसका क्या पस मंजर है, पहले ये देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज इस इशू पे करते हैं। पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा हो रहा है। रवा साल 2 फरवरी की शब बलूचिस्तान के 2 मकामात पंजगोर और नोशकी में फ्रंटियर फोर्स के हेडक्वार्टर पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। इन हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक तंजीम मजीद ब्रिगेड ने कबूल की। ISPR के मुताबिक नोशकी और पंजगोर में कार्रवाई के दौरान 20 दहशतगर्द मारे गए और 9 फौजी शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के मुकाबले में 2021 में बलूचिस्तान में हमलों में 43% इजाफा हुआ है। गवादर, जिसको CPAC के बाद तरक्की की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, मई 2019 में गवादर के PC होटल पर हमला हुआ, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए जबकि 3 हमलावर भी मारे गए। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें तो रियासत और अलहदगी पसंदों के दरमियान महाजराई कोई चंद साल का किस्सा नहीं, बल्कि इस बदएतमादी की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी पाकिस्तान की तारीख। पानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में ही बलूचिस्तान में मुजाहमती तहरीक का आगाज हो गया था, जब खान ऑफ कलात के भाई आगा अब्दुल करीम अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर चले गए थे, तो रियासत ने उनकी मुजाहमती तहरीक को कुचल दिया और फिर आगा अब्दुल करीम अफगानिस्तान चले गए थे। 1958 में बलूचिस्तान में एक दफा फिर मुजाहमत का आगाज हुआ, जब नवाब ऑफ कलात के किले पर सदर इस्कंदर मिर्जा के हुक्म पर रियासत ने हमला किया। खान कलात को नामालूम मुकाम पर ले जाया गया और उन्हें सिक्योरिटी एक्ट के तहत नजरबंद कर दिया गया। इसी मुजाहमती तहरीक के नतीजे में नवाब नौरोज खान को साथियों समेत हुकूमत ने कुरान का वास्ता देकर पहाड़ों से वापस बुलाया और फिर हैदराबाद में उन्हें फांसी दे दी गई। 1970 में 1 यूनिट का खात्मा हुआ और बलूचिस्तान को पहली दफा सूबे का दर्जा मिला, लेकिन एतमाद की फिजा बहाल न हो सकी। 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में बलोचों और पख्तूनों की हुकूमत का खात्मा किया, जिससे रियासत और बलोचों के दरमियान खलीज मजीद वसी हो गई। हुकूमत के खात्मे के बाद भुट्टो साहब की हुकूमत ने 4 साल नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत को जेल में रखा, जबकि ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद नैब के रहनुमाओं को रिहा कर दिया। 1988 के बाद जब मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई तो एक दहाई तक बलूचिस्तान में किसी भी किस्म की मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा था। 12 अक्टूबर 1999 के बाद जब दोबारा फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो एक दफा फिर मुजाहिमत ने सर उठाया। 2000 में बलूचिस्तान के
जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्जाम में कॉमप्रस रहनुमा खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में इजाफा देखा गया। फिर रियासती इदारों और बलोच कॉमप्रस्तों के दरमियान दूरियां बढ़ती गयी और मामलात अपने इंतहा पर उस वक्त पहुँचे जब अगस्त 2006 को नवाब अकबर भुट्टी को फौजी ऑपरेशन के जरिए मार दिया गया। इस एक शख्सियत की मौत ने पूरे बलूचिस्तान को हिला कर रख दिया। रियासत और बलोचों के दरमियान बदएतमादी की फिजा अपने अरूज पर पहुँच चुकी थी। 2008 में जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया और 2009 में वफाकी हुकूमत की तरफ से आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज मुतारिफ करवाया गया ताकि रियासत और बलोचों के दरमियान दूरियां कम हो सकें। 2013 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की हुकूमत कायम हुई और बदगुमानियों को खत्म करने की कोशिश की गई और नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मामलात सूबाई हुकूमत की पहुँच से बाहर थे। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई तो उम्मीद की जा रही थी कि बलूचिस्तान के तमाम मामलात हल हो जाएंगे और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल ने हुकूमत का साथ दिया और आखिरकार मायूस होकर हुकूमत से अलहदा हो गए। सबसे पहली बात यह है कि जो कुव्वतें आइन की बात करते हैं क्या वो आइन की पाबंदियां खुद करती है, एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो मुल्क के आइन के दायरे में रहते हुए आपको जिन्होंने 6 नुकात दिए, क्या वो पाकिस्तान के आइन के मुनाफिक थे? क्या उन पर अमल दरामद 2.5 सालों में क्यों नहीं हो सका? जब उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, हम इमारत की उन आपके जीने के उन स्टेप्स पर जो है खड़े हुए हैं। आप हमें मुतमईन नहीं कर सकते। वो जो आजादी की बात करते हैं वो जीने के आखिरी स्टेप्स पर खड़े हुए हैं, उनको आप किस तरह मुतमईन करेंगे? जुलाई 2021 में वजीर आजम ने अवामी जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाह जैन भुट्टी को बलूचिस्तान में मुफाहिमत और हम आहंगी के लिए अपना मुआविन मुकर्रर किया। वो भी बलूचिस्तान और वफाक के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए उतने ही पुरज़्म थे। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है? रियासत और बलूचों के दरमियान माइल खलीज को कैसे कम किया जा सकता है? कामरान मुर्तजा साहब, आपने ये जो रिपोर्ट है ये सुनी, इसका पस मंजर हमने देने की कोशिश की है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या क्या होता रहा है। अब शाहजैन भुट्टी साहब को एक तरीके से अपॉइंट किया था वजीर आजम ने कि जो नाराज बलोच है उनसे बातचीत हो सके। आप समझते हैं कि वो कामयाब हुए हैं? ये वजीर आजम ने शाहजैन हमारा दोस्त है, मतलब उसको अपॉइंट किया, अगर इस मकसद के लिए किया था तो ये इसी तरह से जैसे शहजाद अकबर साहब को उन्होंने एहतसाब के लिए रखा था। जो काम जिससे लिया जा सकता है, जो काम जिससे हो सकता है, वो उसी से लिया जाना चाहिए। अगर आपने किसी आपका कोई लीगल इशू है और आप डॉक्टर के पास चली जाए तो आपका लीगल इशू डॉक्टर साहब जो है ना वो हल नहीं कर सकते, भले वो कितने अच्छे डॉक्टर भी हों। तो इस मुल्क का मसला ये भी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ बलूचिस्तान में हमेशा झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, और ये पहले दिन से ये हुआ है। ये जब खिलाफ की रियासत के साथ आपने नौज़ादा तफसीरी साहब की बात की है, जब उनकी बात कर रहे हैं तो फिर उसमें जिन लोगों ने उनके साथ खिलाफ की रियासत के साथ जो कमिटमेंट की थी, उन्होंने भी जो है उनके साथ गलतफहमी की थी। मैं नाम नहीं लेता, आपके लिए इश्यूज आएंगे। और उसके बाद जो है ना उसके साथ जिन्होंने जो कुछ किया वो भी झूठ बोल के उनको धोखा दे के उनको मारा गया। ये इस बलूचिस्तान की तारीफ हुई है, इस मुल्क की तारीफ हुई है। रिस्पेक्ट न देना जो है ये एक और इशू है। आज भी जिस वक्त दुनिया जो है ना वो चांद से भी आगे निकल गई, मुख्तलिफ सियारों की बातें की जा रही हैं, तो उस वक्त हमारे यहाँ लोग जो ना आज भी नंगे पाँव हैं। पानी के लिए जो ना बिलो उनकी औरतें सफर करती हैं जानवरों पे, और वो जाके वहाँ से पानी लाती हैं जहाँ से जानवर भी पानी वहीं से पीते हैं। तो आपके यहाँ जो ना महरूमियाँ तो है, ये बात तो आपकी हमारे साथ जुड़े रहिए। असल इशू तो धोखा देना है, झूठ बोलना है और स्टेट की तरफ से ये काम करना है। जी हमारे साथ बंदे रहिए। इससे चूंकि सरताज भुट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सरताज साहब देखिए, इसके अंदर जो नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाना था वो प्रोसेस तो जब तक आपने रियासत की बात की, मगर हमने देखा है कि माजी के अंदर और अब भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे जो भी सामने आ रहे हैं बातचीत करने,
दूसरा, आप शाहजेन बुख्ती साहब की हिस्ट्री को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, शायद उनका वो स्टैचर ही नहीं है। बलोच, खुद आपके बलोच लोग कहते हैं कि वो नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाए। हाँ, बस मैं अब कहाँ से शुरू करूं मुनीज़े, जो आपका इंट्रो है शायद वहां से शुरू करूं। देखिए कितना पस मंजर आपने जो बयान किए, यकतरफा पस मंजर आपने बयान किया। सिर्फ इस पस मंजर पे एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ ये पस मंजर गलत था, कहाँ कहाँ इस पर गलत इंट्रो किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स दे के फिर आगे बढ़ूंगा बिकॉज प्रोग्राम शॉर्ट है। आप फरमा रही हैं कि आगा अब्दुल करीम, जबकि उनके भाई बाद में फेडरेशन के नुमाइंदे रहे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है इनसाइड बलूचिस्तान, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें वो सारा किस्सा बयान कर रहे हैं कि वो किस तरह है और फिर वो जो शोरिश थी वो आया कलात से बाहर कितना गई। नवाब नौरोज खान की आपने बात की, ये बात तो दुरुस्त है कि उनको लाया गया। आया कभी आपने किसी से सवाल किया कि उनको लाया कौन था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप इस पे रिसर्च कीजिएगा। मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि उनको लाया कौन था, कौन सा कॉम्प्रस्त रहनुमा उनको पहाड़ से नीचे लेकर आया था, क्या उनके साथ रिश्तेदारी थी उसकी। देखिए ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जाहिर है आप उसको अपनी तौर पे भी देख सकते हैं, मगर बात ये नहीं है। बात ये, इससे तो कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर कि एक डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट है। यहाँ पे रियाज पटियाला साहब भी बैठे हुए हैं, काफी अरसे से वो सियासत करे, इसमें तो आप भी कहेंगे कि जी मिसट्रस्ट है। सिर्फ ये मैं पूछ रही हूँ कि 2 नुमाइंदे हुकूमत के बैठे हुए हैं, बाप पार्टी के, पीटीआई के। हर हुकूमत ने कोशिश की कि नाराज बलोच को कौमी धारे में लाने की कोशिश की जाए। इमरान खान साहब भी इस पर बात करते रहे जब वज़ीर आज़म नहीं थे। तो अब आपका क्या रवैया होगा, अब आपका क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप इन धमाकों को रोकेंगे? देखिए नाराज बलोच कौन है? नाराज बलोच वो है जो पार्लियामेंट के अंदर रह के सियासत कर रहा है और ये समझता है कि अनपैरेलल डेवलपमेंट, जो कि सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो डेवलपमेंट लाहौर में है, क्या वो राजनपुर में है? जो डेवलपमेंट कराची में है, क्या वो कंदकोट, कश्मीर, शिकारपुर में है? आंसर इज नो। तो एक इश्यू है, इसका इंसर्जेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अब मजीद लांगो कौन था जिसके नाम पे ये ब्रिगेड बना है? मजीद लांगो वो था जिस भुट्टो साहब पे जिसने हमला करने की कोशिश की थी। फिर एक और मजीद लांगो है जिसने 210 पंजाबी मारे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इन दोनों को कर रहे हैं आपस में मिक्स। इस इंसर्जेंसी का, इन धमाकों से बशीर ज़ेब ने इन अटैक्स के बाद, जो उनका हेड है बीएलए का, मजीद ब्रिगेड का, उसने अपने आप को वो कमांडर इन चीफ कहता है, उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। उस स्टेटमेंट में तो उसने कहीं नहीं कहा कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरा सड़क नहीं है, मुझे पीने का पानी नहीं है। आपका जो इस वक्त जवाब है, अगर हम समझे, वो यही है कि जो इस वक्त नेशनल असेंबली में है, ईवानों के अंदर है, वो नाराज बलोच है, जो इनके बाहर है 101% ये जो असेंबलियों में मौजूद हैं या जो इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनसे आप डायलॉग करें कि किस तरह उनको डेवलप किया जा सकता है। इंसर्जेंसी का डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद फिर हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। रियाज पटियाला साहब, आपके जितने भी कॉलीग्स रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज में, जाहिर है आप रहे हैं, मगर उन्होंने कोशिश तो की और हमने बड़ी कोशिश की कि सनाउल्लाह बलोच साहब से राब्ता हो जाए, मगर नहीं हुआ। बात यह है कि उन्होंने भी तो कोशिश की थी, जिनको ये कह रहे हैं कि ये नाराज बलोच नहीं है और आज इनको अलहदगी पसंद ही कह दे, मगर उन्होंने बहुत कोशिश की थी और इसी रियासत ने कोशिश की थी कि उनको कौमी धारे में लाया जाए। मुनीज़ा जहांगीर साहबा, मैं समझता हूँ कि जनाब सरफराज बुख्ती साहब ने बहुत तफसील से मौक़िफ़ दिया है और बहुत सही कहा है उन्होंने। सारा बलूचिस्तान अलहदगी पसंद नहीं है, चंद मखसूस लोग हैं जिनका एक बैन अवी एजेंडा है, जिनको बैरून मुल्क इमदाद दी जाती है और उनको गुमराह किया जाता है और उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुलभूषण जो है वो भी अरेस्ट हुआ, इंडिया का एजेंट था, वहां पे जो काम कर रहा था। ये एक लंबी हिस्ट्री है, इसमें कई सुपर ताकतें हैं और कई हमारे पड़ोसी ममालिक इस पूरी साजिश में शरीक हैं। मैं खुद कई दफा बलूचिस्तान गया हूँ, मेरा तो लोग तो पंजाब से आपको जानती हैं, तो लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसके बाद भी बलूचिस्तान में मेरे बहुत से टूर्स हैं। मेरे बेइंतहा दोस्त हैं, मेरे बलोच भी हैं वहां पे, हजारा भी हैं, पख्तून भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहां पे एक इस बात का अमकान और मौजूद है, इसकी ख्वाहिश भी लोगों में कि पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। छोटे मोटे मसाइल होते हैं हर जगह, कहाँ नहीं होते। मेरे अपने हल्के में
ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی بات چیت کر کے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. جو پرانے ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ہمیشہ سے یہی رہی ہے بات. یہ بتائیے کہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو بلوچ قوم پرست ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. اس حوالے سے وہ ماضی میں ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں. تو کیا اب ریاست کی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف حکومت کا یہ رویہ ہوگا, اسٹریٹجی ہوگی کہ جی جو لوگ بھی اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں بشمول خان افضلات ان سے بات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرا تو شروع دن سے موقف ہے, ذاتی طور پر میرا بھی اور پارٹی کا بھی اور وزیر اعظم کا بھی, کہ ہمیں ہر اس شخص سے بات کرنی ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے, جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا اس کا لنکیج ہے یہاں پہ کسی نہ کسی لحاظ سے. یہ ہمارے ہی بھائی اور بہن بیٹے ہیں, بچے ہیں ہمارے, اور اپنے گھر کے لوگوں سے لڑا نہیں جاتا. ہاں, لیکن جن کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے وہ ان سے جتنے بھی حالات ڈائلاگ کریں وہ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کے ان کے ذاتی مفادات ہیں, ان سے کیا بات ہوگی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں ہر ایک سے بات کرنی ہے, اور اس کے لیے یوتھ ایکسچینج پروگرام کے ذریعے پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں بلوچ طلباء کو داخلے ملنے چاہیے. تو اس طرح ایک آنا جانا ہوگا اور وہاں زیادہ ڈیولپمنٹ دینی ہوگی. وہاں پہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سوئی گیس سے گیس نکلتی تھی اور بلوچستان میں نہیں تھی. دیکھیں کچھ شکایات بالکل صحیح آپ نے کہا, بلکہ سوئی ٹاؤن سے میں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے, وہاں پہ سوئی ٹاؤن کے اندر گیس نہیں ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں, اور اب ہمیں میرا خیال اعتماد کرنا چاہیے اپنی فورسز پر بھی. اور دیکھیں فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ذاتی ایجنڈا تو کوئی نہیں ہے, انہوں نے اپنی ریاست تو نہیں بنانی, لیکن یہ ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی کا حلف اٹھائے ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے ساتھ لڑتی ہے جو ملک کی لائلٹی اور ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور یہ کرتی ہے, تو اس میں کون سی کوئی برائی اس میں آ گئی ہے. لیکن ہمیں پھر بھی مذاکرات اور ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور سب پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, جو اس وقت ریاض فتیانہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے, مگر دوسری طرف سے یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور سرفراز مفتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کا راستہ اپنا لیا ہو ان سے کیا بات کریں. نہیں جی, ان کو اس جگہ تک کس نے دھکیلا ہے؟ اپنا منیز میں نے کل بھی شاید کہیں کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی تصویر ہے جس میں شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح محترمہ فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑے تھے, اور اسی طرح سے کھڑے تھے جیسے میں اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں, سرفراز صاحب اپنے لیڈر کے پیچھے اور اپنا فتیانہ صاحب اپنے لیڈر کے پیچھے. اور وہ ان کو شیخ مجیب بننے کے لیے کس نے جو ہے نا وہ اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ شیخ مجیب بن جائے, 6 نکات تک آئے, اور 6 نکات سے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا سیپریشن پہ جو ہے نا یہ بات منتج ہوئی. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس جگہ تک اس معاملے کو پہنچایا تھا. شیخ مجیب فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑے ہونے والا شخص تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواب مری صاحب جو ہے ان کی جو کمپین تھی جو ایوب خان کے خلاف, اس کے انچارج تھے شاید. اور اسی طرح بہت سارے لوگ جن کو جو ہے نا بعد میں آپ نے سب ان کو اسٹیبلشمنٹ دشمن تو ٹھیک ہے, وہ ہم بھی ہیں شاید, مگر ملک کے دشمن خدا نہ خاصا ان کو آپ نے قرار دے کے جو بھی آپ نے کیا اس حد تک پہنچا دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو کیا جا رہا ہے اس ملک میں, یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں حقوق الوطنی کے یا اسی طرح سے یا اپنی مرضی کے لوگ جو ہے نا وہ پرینٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ نرسری میں ان کو اگایا جاتا ہے. یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اس معاملات کو اگر وہ چھوڑ دیں گے لوگ, اور اس کو جو لوگوں کو آپس میں جو عوام کو اپنا یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو خود فیصلہ کرنے دیں گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کنسنسس ڈیولپ ہوگا اس میں کوئی ملک کے خلاف بات نہیں کرے گا. ہم سارے اس ملک کے رہنے والے ہیں, ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں, مگر اس ملک کے پیار کرنے والوں کو آپ اس حد تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن بن جاتا ہے. یہ اس میں بنی خان صاحب کی ایک بات میں کوٹ کر دیتا ہوں, ایک بات بنی خان صاحب کی میں کوٹ کر دیتا ہوں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر تو ہے ہی نہیں. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو
उनमें से कुछ लोगों को, सरफराज साहब को पता है, उनमें से कुछ लोगों को किसी कमिटमेंट के तहत उनको कहा कि आप पाकिस्तान आ जाएं, और सिर्फ जो है उनके साथ झूठ बोला गया, बुलवाया गया मुल्क में, और जो कुछ उनके साथ कमिटमेंट की गई थी फिर उसमें जो है ना वो पूरी नहीं हुई। और ये जाहिर है लोग जो है ना ये देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि एक भाई गया या एक घर का एक फर्द कोई गया और उसके साथ जो कमिटमेंट जिसने भी की थी, जहाँ पे भी की थी, वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो इससे जो है ना वो देख के, एक चावल से पूरी देख के जायके का अंदाजा लगा लेते हैं। एक बात और ऐड कर देता हूँ, ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वली खान साहब उनके बारे में कहा करते थे कि ये इसी तरह से है जैसे खुसरों के घर में कोई बच्चा पैदा हो और वो उसको चूम चूम के मार दे। इस मुल्क के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से कर रही है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इस प्यारे मुल्क के साथ, इस वतन के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। आपका इशारा यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ है। सरफराज बुख्ती साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जिस हाल में अभी हालात गए हैं उसका पस मंजर कामरान साहब बता रहे हैं, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी की गई, उस हवाले से आप क्या कहें? मैं भी पस मंजर पे रहूंगा आज। पस मंजर ये है कि अब नवाब खैरबख्श मरी को ले लें, क्योंकि ये जो करंट इंसर्जेंसी है वो रिलेटेड है उनके उस गिरफ्तारी से। अब उससे पहले चले जाए हैदराबाद साजिश केस, भुट्टो साहब जैसा अवामी आदमी, भुट्टो साहब जैसा कंसेंसस डेवलप करने वाला आदमी, भुट्टो जैसा डेमोक्रेट, ये जो कहते हैं ना जेन्युइन लीडरशिप, भुट्टो से बड़ा जेन्युइन लीडर कौन था इस मुल्क का? भुट्टो साहब ने जब ऑपरेशन किया और ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद साजिश केस जब टूटा तो नवाब खैरबख्श मरी बाय चॉइस गए लंदन, अताउल्लाह खान मेंगल बाय चॉइस गए लंदन, और नवाब खैरबख्श मरी सुन ले, बुरा ना मनाइएगा, मैं तो नहीं मनाऊंगा जी, बस बुरा ना मनाइएगा। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में, बड़े कम लोगों को ये मौका मिलता है। आज बलूचिस्तान के अंदर जब हम जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोग पूछते हैं कि जी हमारे लापता अफराद कहाँ हैं, लोग पूछते हैं कि हम क्यों, हमारे ऊपर इतनी महरूमियां हैं, क्यों सुई टाउन से सुई गैस नहीं आती, क्यों हमें वाटर टैंक खरीदने पड़ते, और लोग ये सवाल आपसे करते हैं क्योंकि आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं। तो माजी में हम जा सकते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। आज जो देखिए मुनीज़, अगर आप इंसर्जेंसी पे बात कर रहे हैं और कामरान साहब को इजाजत है कि वो माजी पे बात करें, आपको इजाजत है कि पूरी एक लंबी चार्जशीट आप बना लें, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं माजी बताऊं लोगों को, कि लोगों को ये पता चले कि खैरबख्श मरी अफगानिस्तान लंदन से गए थे, पाकिस्तान से नहीं गए थे, लंदन से अफगानिस्तान गए थे, पाकिस्तान से नहीं गए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको लंदन भेजा था। आपके पास पावर है, लोग इसलिए उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, उनका हल ढूंढते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अनपैरेलल डेवलपमेंट है बलूचिस्तान में, कोई इसमें दो राय नहीं है। हुकूमतों को चाहिए कि डेवलपमेंट करें, हमको चाहिए कि हम डेवलपमेंट में हिस्सा बने, जितनी जिसकी वो है कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो एफर्ट कर रहा है। लेकिन अब अगर आप उनको जो बंदूक उठा के पंजाबियों का कत्लेआम करेंगे और इस बुनियाद पे तो नहीं कर रहे हैं कि हमें सड़क नहीं चाहिए, मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन लोगों का जवाबदेह हूं जो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बिलीव करते हैं, जो पाकिस्तान के स्टेट के साथ रहते हैं, उनका जवाबदेह भी है, अपनी कैपेसिटी में कोशिश भी करते रहेंगे। जो बंदूक उठा के मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं, उनका वकील सरफराज बुख्ती नहीं बन सकता। आपने बनना है, किसी ने तो शौक पूरा करे। नहीं, हम उनके वकील बिल्कुल नहीं बन रहे, मगर जाहिर है एक इशू है और उसके ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर कदम लगाना बहुत गलत होगा। नहीं, सबको इजाजत है ना, सबको इजाजत है ना। बलोच मैं ब्लू ब्लडेड बलोच नहीं हूँ, कोई और क्या कहते हैं, सिर्फ बलोच वो है जिसने बंदूक उठाई हुई है। बाकी जो पूरा पाकिस्तान, जो पार्लियामेंट में 40 मेंबर्स सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बैठे हैं, क्या वो बलोच नहीं है? जो मुस्लिम लीग के बैठे हैं वो बलोच नहीं है? या पीपल्स पार्टी से जो है वो बलोच नहीं है? बलोच सिर्फ वो है जिसने बंदूक उठाई हुई है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ऐसे नहीं हम कर रहे। बहरहाल अब आप क्योंकि अपसेट हो गए हैं तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल भी मैं अपसेट नहीं हूँ, प्लीज ये बात ना करें। मुझे इस बात का दुख है कि जब मैं आर्गुमेंट बिल्ड करता हूँ आप उसमें से अपना सवाल निकाल लेती है, मुनासिब नहीं है। अगर आपने मुझे बुलाया है, आप मेरी गुजारिश सुन लें, आप मेरी गुजारिश, आप मेरे साथ सोलो प्रोग्राम कर लें, जितनी बलूचिस्तान पे बात करनी है मैं करूंगा।
हुई, वो तो ऑडियंस देख रहे हैं, वो तो ऑडियंस देख रहे हैं। अगर आप एडिट नहीं करें तो वो फैसला करेंगे कि आपने मुझे बात पूरी करने दी या नहीं दी। वो तो ऑडियंस फैसला करेंगे, मैं और आप नहीं। सरकार साहब, आप अल्लाह करे आपको और पेशेंस मिले और आपको बहुत शुक्रिया। हम लंबा प्रोग्राम रखेंगे आपके साथ, बात करेंगे, मगर सवाल लोग करेंगे जाहिर है, और उसके पर कदगने नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज सत्याना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया और कामरान मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बलूचिस्तान का मसला जो है उसके अंदर जो इमोशनल एक कंटेंट है वो आपने देख लिया है। लोग उसको देख के जज्बाती भी हो जाते हैं और ये मामला भी ऐसा है, मगर महरूमिया अपनी जगह है और इसलिए सवाल करना बहुत जरूरी होता है। मुनीर जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।